नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूक्रेन को भारत के द्वारा हथियार पहुंचाने के बारे में। दरअसल फिलहाल ये न्यूज़ चल रही है कि भारत ने यूक्रेन को हथियार पहुंचाए हैं, लेकिन ये भारतीय हथियार यूक्रेन में प्रत्यक्ष रूप से नहीं पहुंचे बल्कि इनडायरेक्टली पहुंचे हैं, घूम घूम करके। क्या कितनी सच्चाई है इस मामले में और भारत सरकार का इस पे क्या कहना है, सभी चीज़ों को समझते जानते हम लोग आगे एक बार बढ़ते हैं। ठीक है, तो देखिए एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के तोप के गोले यूक्रेन पहुंच रहे हैं। अब ये जो रिपोर्ट है, इसी रिपोर्ट की वजह से सारा का सारा विवाद हो रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट है, इसमें कहा गया है कि भारतीय हथियार निर्माताओं द्वारा बेचे गए तोप के गोले यूरोप के कई देशों ने आयात किए और यूरोप के देशों ने आयात करने के बाद यूक्रेन पहुंचा दिए। हालांकि इस प्रकार का नियम नहीं होता। नियम यही रहता है कि भाई जिस देश का मामला है वह देश अपने पास चीज़ों को रखेगा और उसके बाद चीज़ों को चलाएगा। ठीक है, अब फिलहाल जब हम स्थिति यह देख पा रहे हैं कि भाई भारत से हथियार कई यूरोपीय देशों ने लिए और उसके बाद उन्होंने यूक्रेन को मदद के रूप में वो हथियार वहां पहुंचाए, यानी कि जो गोले यहाँ पहुंच गए हैं तोप के। अब सारा का सारा विवाद इसी के ऊपर हो रहा है और भारत के ऊपर इल्जाम आ रहा है। भारत के लिए कहा जा रहा है कि आपने इन कामों को रोकने के लिए कुछ भी प्रयास नहीं किया। तो भारत पे एक प्रकार से एलिगेशन ये भी लग रहा है कि कहीं इनडायरेक्टली आप ही तो ये हथियार नहीं पहुंचवा रहे हैं यूक्रेन को। हालांकि शुरुआत से हम लोगों ने स्थिति क्या देखी है कि रशिया यूक्रेन वॉर में भारत ने कभी भी किसी का पक्ष नहीं लिया। हालांकि हमारे लिए रशिया पहले है, खास है हमारा, पर उसके बावजूद हमने कभी ये नहीं कहा कि हम रशिया के साथ खड़े हैं और रशिया को लड़ाई करनी चाहिए। पर हमने कभी ये भी नहीं कहा कि हम यूक्रेन का साथ देंगे। भारत ने हमेशा से इसके बीच इस स्थिति के अंदर एक न्यूट्रल डिप्लोमेसी अपनाई है। हमने कभी नहीं कहा कि कोई भी एक हमारे लिए प्राथमिक है। और जैसे कि बीते दिनों हमने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशिया गए, लेकिन रशिया के बाद वो यूक्रेन भी गए। दोनों देशों के बीच में उन्होंने स्थिति दिखाई अपनी कि भाई मेरे लिए दोनों ही खास हो। हालांकि एक ही समय पे मैं दोनों जगह पे नहीं हो सकता, लेकिन अलग अलग समय में दोनों के पास आऊंगा, अपनी बातें भी कहूंगा, आपकी बातें भी सुनूंगा। ये डिप्लोमेसी दिखाई है और इसी वजह से पूरी दुनिया में बातें भी चली कि अगर रशिया यूक्रेन वॉर को कोई खत्म कर सकता है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं या भारत कर सकता है। ये बातें हुई कई बार। तो भारत ने कभी भी नहीं दिखाया किसी के प्रति झुकाव है, लेकिन फिर भी भारत के हथियार जब इनडायरेक्टली यूक्रेन पहुंचे तो रशिया ने खुद आपत्ति जताई और रशिया ने भारत को कहा कि आपको इसे रोकने के लिए काम करना चाहिए था। तो ये सारा विवाद चल रहा है। यूक्रेन को भारतीय हथियार भेजने वाले यूरोपीय देशों में खासतौर पर इटली और चेक गणराज्य का नाम शामिल है। ऐसा माना जा रहा है कि कई यूरोपीय देश हैं और इटली और चेक गणराज्य भी हैं। ये सभी मिलजुल करके पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जिस समय वॉर होती है तो दुनिया के बहुत सारे देश ऐसे हैं जो अपना साइड क्लियर कर देते हैं कि हम इसकी साइड हैं। भारत उन देशों में जो कहता है कि भाई मैं नॉन अलाइन हूं, मैं दोनों में से किसी के भी साथ नहीं हूं। आप ये मान लो या फिर ये मान लो कि मैं दोनों के ही साथ हूं, किसी एक का पक्ष नहीं लूंगा, मेरा क्लियर मामला है। ठीक है, तो कई देशों ने क्या किया, हथियार पहुंचाने शुरू किए। इटली, चेक गणराज्य, स्पेन, स्लोवेनिया, ये ऐसे देश हैं जिनको $2.8 बिलियन के हथियारों का निर्यात किया है भारत ने। ठीक है, ये भी एक बड़ी बात है हमारे लिए। तो इसी के साथ हम देख रहे हैं कि जो हथियार फिलहाल यूक्रेन पहुंचे हैं वो हथियार यंत्र इंडिया नाम की एक सरकारी कंपनी के द्वारा बनाए गए थे। इनका हेडक्वार्टर नागपुर के अंदर है, तो इनके हथियार जो है वो वहां पहुंच रहे हैं। भारत से गोला बारूद को 1 वर्ष से अधिक समय से भेजा भी जा रहा है, यानी कि 1 वर्ष से ज्यादा समय हो गया हम लोग वहां चीजों को भेजने में लगे हुए हैं। रूस के बार बार विरोध के बावजूद भारत ने इसे रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की है। सारा मुद्दा यहीं पे आके फंस रहा है, क्योंकि हथियार जाना आना हो रहा है, यानी कि भारत से यूरोपीय कंट्रीज के पास जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रियां जो है उनमें से बहुत सारी यूक्रेन को भेज दे रही है। अब ये चेन बन गई है, ट्रायंगल सा बन गया, ये देखने को मिल रहा है। लेकिन अब इस ट्रायंगल के अंदर एक नियम है, वो नियम ये है कि भारत जिस देश को हथियार बेचेगा वही देश इस्तेमाल करेगा। तो इसीलिए भारत से कहा जा रहा है कि ठीक है आपकी पॉलिसी है, लेकिन उसके बावजूद जब ये पूरी गतिविधि हो रही है तो आप चीजों में इन्वॉल्व क्यों नहीं हो रहे और क्यों अपनी बातें नहीं कह रहे। तो भारत ने इसके ऊपर स्टेटमेंट दी, बताएंगे क्या दिया। तो जुलाई के महीने में हमने एक खास चीज देखी कि रशिया के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और भारत के विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर की मीटिंग हुई थी। और उस मीटिंग में भी रशिया की तरफ से यह मुद्दा उठाया गया था कि आपके हथियार पहुंच रहे हैं यूक्रेन, आप स्थिति को कंट्रोल कीजिए। लेकिन उसके बाद भी भारत की तरफ से कोई खास बात नहीं की थी। भारत ने साफ मना किया था कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं है। तो एक बड़ी समस्या, एक बड़ा मुद्दा है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज के समय में ये। अब भारत सरकार की प्रतिक्रिया आई है, भारत सरकार ने अपनी स्टेटमेंट क्लियर की है। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये रिपोर्ट जो है ये एक प्रकार से बस अटकलबाजी है, भ्रामक है, यानी कि फेक है। भारत ने ऐसा कोई काम नहीं किया, भारत इन्वॉल्व नहीं है। भारत वैसे भी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, काम तो इनडायरेक्टली हो रहा है ना, हमारे यहाँ से यूरोपियंस ले रहे हैं और उसके बाद वो यूक्रेन में भेज रहे हैं। तो रूस ने अभी तक इस रिपोर्ट पे कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन भारत ने अपनी चीजें क्लियर कर दी है कि भाई ये भ्रामक रिपोर्ट है और कुछ नहीं है इसके अलावा। ठीक है, इसराइल की स्थिति समझ लेते हैं। जैसे कि एक बड़ा युद्ध चल रहा है रशिया यूक्रेन का, तो इसराइल पैलेस्तीन वॉर भी चल रहा है।
जिस समय इसराइल पैलेस्तीन वॉर शुरू हुआ था तो इसराइल ने भारत से हथियार मांगे थे, पर भारत ने मना कर दिया था। गाजा युद्ध के शुरुआती दिनों में इसराइल ने भारत से तोप के गोले मांगे। इस दौरान 155 और 105 एमएम के तोप के गोले मांगे थे, लेकिन भारत ने निर्यात करने से साफ मना कर दिया था कि मैं निर्यात नहीं करूंगा। इसराइल की कुछ कंपनियां अभी भारत में निर्माण करती हैं, तो उनके बनाए हुए कुछ पार्ट जो है वो इसराइल पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके अलावा भारत के द्वारा बनाया गया कोई भी ऐसी चीज नहीं पहुंच रही है जिसमें भारत की पूरी भूमिका हो और भारत जानबूझ करके अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखाए। भारत कहीं से कहीं तक इन्वॉल्व होना ही नहीं चाहता, तो इसलिए इसराइल को भी साफ मना कर दिया था कि भाई नहीं, लड़ाई लड़ रहे हो, शुरू की है, अपने लेवल पे लड़ो, चीजें ठीक है, मैं दोनों के साथ हूँ। यहाँ पर भी भारत सरकार ने अपना कोई रुख नहीं दिखाया था, तटस्थ रहा था भारत यहाँ भी किसी के पक्ष को लेने के लिए। ठीक है, भारतीय हथियार निर्यातों की स्थिति समझते हैं और नियम समझते हैं पहले। तो देखिए हमारे यहाँ नियम है। नियम ये है कि घोषित खरीदार तक ही हथियारों का उपयोग क्यों सीमित किया गया, यानी कि जो खरीदेगा वो ही इस्तेमाल करेगा। अगर मान लेते हैं, अब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना, जैसे कि आप लोग सुन रहे होंगे तो आपको लग रहा होगा कि मेरी मर्जी, मैंने खरीद लिया तो मैं कुछ भी करूं, मैं उसको आगे बेचूं, कुछ भी करूं, मेरी मर्जी। पर ऐसा नहीं होता। अगर मान लीजिए जो घोषित खरीदार है वही हथियारों को इस्तेमाल नहीं करता, वो किसी और को बेचता है या किसी और के पास भेज देता है, तो उस स्थिति में आने वाले समय में हम मानेंगे कि ये अनधिकृत हस्तांतरण है और उसके बाद हम आपको कभी भी अपना कोई भी रक्षा उत्पाद नहीं बेचेंगे, कोई भी हथियार आपको नहीं बेचने वाले। भारत ने हर प्रकार से लड़ाई में दृढ़तापूर्वक तटस्थता की नीति अपनाई है, चाहे रशिया यूक्रेन हो या इजराइल पैलेस्तीन हो। तो इसी वजह से हमने अपनी कोई भूमिका नहीं भगवाई और साथ साथ में हमने कोई भी हथियार सप्लाई किसी भी देश को नहीं किया। हालांकि हमारा रक्षा निर्यात आज के समय में अच्छा होता जा रहा है और दुनिया में अच्छी खासी स्थिति बनी हुई है रक्षा निर्यातों की हमारी। बीते दिनों स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च की एक रिपोर्ट आई थी, जिसमें यह बताया गया था कि भारत ने 2018 से 2023 के बीच में $3 बिलियन के हथियारों का निर्यात किया, जो हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। अभी हम इसको बढ़ाना भी चाहते हैं। भारत सरकार कहती है कि 2029 तक इस हथियार निर्यातों के मामले को बढ़ाकर हम $6 बिलियन तक ले जाने वाले हैं। इस तरफ तेजी से काम चल रहा है। इतना ही नहीं, आज के समय में दुनिया के 84 देशों को हम लोग अपने रक्षा उत्पाद बेचते हैं, जो भारत के लिए एक बड़ी सफलता है। पहले हम सिर्फ मुख्य रूप से खरीदते थे, कुछ भी नहीं बेच पाते थे। आज दुनिया के 84 देशों में हमारे रक्षा उत्पाद जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। दुनिया के देश ले रहे हैं हम चीजें, जिसमें मुख्य रूप से बुलेट प्रूफ जैकेट और हेलमेट जैसी चीजें शामिल हैं। ठीक है, ये सब चीजें हम लोग देखते हैं, काफी चीजें हम लोग बेच रहे हैं दुनिया में। जहां हम लोग बेचते हैं, दुनिया के अलग अलग देशों को सामान भेज रहे हैं, आयात भी कर रहे हैं। हालांकि हमारे आयात के अंदर जो मुख्य भूमिका है वो रशिया की है। हमारे हथियार आयात में 60% से ज्यादा भूमिका रशिया की बनी हुई है। स्टॉकहोम की रिपोर्ट ने अभी बताया कि 2017 से 2022 के बीच में भारत के जो रक्षा आयात पे निर्भरता है रशिया के लिए, उस निर्भरता में कमी दिखाई है, क्योंकि 2017 से 2022 के बीच में रशिया की हिस्सेदारी गिरी है और यह 62% से गिरकर 45% पे आ गई है। तो रशिया पे जो निर्भरता थी वो हमने कम की है, क्योंकि थोड़ी हमारी डिपेंडेंसी यूरोपियन कंट्रीज पे बढ़ गई है फिलहाल। ठीक है, वेस्टर्न कंट्रीज को लेकर के थोड़ा सा हम लोग बढ़े हैं आगे, और आज भी हम देखते हैं कि दुनिया का एक अग्रणी देश भारत बना ही हुआ है, बड़ी संख्या में हथियारों को आयात करता रहता है। चीजें इतनी क्लियर है। तो यही सारी खबरें हैं हमारी और महत्वपूर्ण है। आप लोग का क्या ओपिनियन है कमेंट में बताना है। इसके साथ साथ हथियार आयात करने के मामले में दुनिया का अग्रणी देश कौन है ये मुझे बताइए जरा। आयात की बात कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा, रशिया, अमेरिका, चाइना या भारत। तो प्रश्न का उत्तर आप सभी साथी मुझे जल्दी से कमेंट करेंगे। और इसके साथ ही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो बाकी साथियों तक शेयर जरूर करनी है। वीडियो को लाइक के बिना नहीं जाना है। बाकी बातें करेंगे हम लोग हमारी आने वाली वीडियोस में कुछ नए विषयों के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे विदा। थैंक यू सो मच।